So, hello class 8, welcoming you all to your new chapter SST का ये पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज योर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, तो आपका जो हिस्ट्री का है वो आपका फॉलो अप होगा, इसके साथ ही भी इसके साथ में पैरेलली चलेगा। आपका हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा, ज्योग्राफी में तो फिलहाल एक ही चैप्टर था। आपका हिस्ट्री में मेरे ख्याल दो चैप्टर हैं, तीन चैप्टर थे। हमने एक कर लिया था रीशेपिंग इंडियन पॉलिटिकल मैप, उसके बाद वाला भी कर लिया था, और अब वो वाला चलेगा पैरेलली इसके साथ में, एंड ये वाला पैरेलली उसके साथ चलेगा। ठीक है, हम ये चलाते चलाते हम इस पे भी फोकस कर लेते हैं। सो दिस विल बी योर एपिसोड नंबर 1। ऑलराइट, राइट नाउ एपिसोड नंबर 1। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आई डोंट लाइक ब्लू वाला अभी यहाँ पे। तो एपिसोड नंबर 1 जो है दैट इज योर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, सो इंडिया का इलेक्शन सिस्टम जो है, जैसे कि हम वी इलेक्ट, राइट, जो इलेक्टोरल बॉडी होती है वो इलेक्शन करवाती है ना, और हम वैसे इलेक्शन करते हैं, यानी कि वी इलेक्ट द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को वोट देते हैं, एंड देन वी सी कि क्या होता है आगे, है ना। हम पे होप दे के अपनी वोट दे के कीमती वी इलेक्ट द गवर्नमेंट। तो वो जो इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम होता है वो हम इसके बारे में उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। सो हम देखते हैं यहाँ पे एक अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने बात करी हुई है, जो कि कॉन्स्टेंट असेंबली डिबेट्स में नवंबर 1949 में India adopted the principle of adult franchisee with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule. Never before in the history of the world that has been experiment been so boldly undertaken। मतलब इनने एक्सपेरिमेंट किया था कि भैया हम डेमोक्रेटिक रूल देखें, और इसका एक बहुत ही अल्टीमेट सक्सेस दिखा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कि आपका जो एज एन एडल्ट लोग हैं वो एज एन वोट करें, तो उसमें बहुत ही फेथ दिखा के, यानी कि जो लोग हैं एज एन कॉमन पीपल, एज एन सिविलियन, उन पे फेथ दिखा के बोला जाता है कि भैया यू ऑल वोट, देन उससे उनकी, यानी कि लोग वोट करते हैं, सो इट इज लाइक लोग ही गवर्नमेंट बना रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इट हैज बीन रिटन हियर ओवर हियर, है ना। आगे बढ़ते हैं। द बिग क्वेश्चंस तीन है। फर्स्ट इज व्हाट इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, व्हाट इज एन इलेक्टोरल बॉडी सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, और इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम कैसे काम करता है वो। चलिए आइए देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज द राइट गिवन टू एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया टू वोट इन इलेक्शंस regardless of caste, religion, gender, language, education, wealth, or social status. Every Indian citizen who is 18 years of age or above has one vote, and every vote has equal value. This principle ensures equality and allows all citizens to participate in choosing their representatives. It is one of the strongest foundation of Indian democracy because it gives every eligible citizen an equal voice इन द गवर्नमेंट। यानी कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो हर एक एडल्ट सिटीजन, जो कि आपका सिटीजन इंडिया का जो बड़ा है, लाइक छोटे बच्चे नहीं बड़े, जो कि अगर पर्टिकुलरली बात करें 18 साल या उससे बड़े, उन सिटीजन को हक देती है कि वो इलेक्शन में वोट करें, चाहे कोई भी कैसा भी कास्ट का हो, कोई भी उनका धर्म हो, रिलीजन कोई भी हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, जेंडर कोई भी हो, कोई भाषा बोलते हो, जितनी भी उनको पढ़ाई लिखाई हो रखी हो, जितने भी उनके पास पैसे हो, जितना भी, जैसे भी वो गरीब है अमीर है, जो भी उनका सोशल स्टेटस हो, वो सबको हटा के वो वोट दें। कोई भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, एजुकेशन, वेल्थ, सोशल स्टेटस इलेक्शन में वोट देने में बीच में नहीं आना चाहिए। हर एक जो इंडियन सिटीजन जो कि 18 साल या उससे ऊपर का है, उनका एक वोट काउंट होता है, और हर एक वोट का इक्वल वैल्यू है। ये नहीं है कोई अमीर बंदा वोट दे रहा है तो उसके जी एक वोट के 10 वोट हो गए, नहीं। या कोई गरीब वोट दे रहा है तो उसका एक वोट का 0.1 वोट हो गए, नहीं। एक बंदे का, चाहे वो गरीब है, चाहे वो एक फार्मर है, वो चाहे वो एक बिजनेसमैन है, वो हर एक बंदे का एक वोट होता है, इक्वल वैल्यू एवरी वोट। और हर एक जो प्रिंसिपल है ये अश्योर करते हैं कि सब पे इक्वालिटी हो। हर एक सिटीजन जो भी यहाँ पे रह रहा है इंडिया का, वो पार्टिसिपेट करे अपने रिप्रेजेंटेशन को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने गवर्नमेंट को चुनने में। और ये सबसे एक बड़ी अहम स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन है इंडियन डेमोक्रेसी की, कि वो हर एक एलिजिबल सिटीजन को हक देती है कि वो गवर्नमेंट बनाए और उसकी एक इक्वल वॉइस बने,
हक की बात सुने, हक की बात करे और हक की गवर्नमेंट को चुने, है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन इलेक्टोरल सिस्टम? सो एन इलेक्टोरल सिस्टम इज द कंप्लीट प्रोसेस थ्रू व्हिच इलेक्शंस आर कंडक्टेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। इट इंक्लूड्स preparing voter list, dividing the country into constituencies, filling nomination, campaigning, voting, counting votes, and declaring results. In India, the Election Commission of India manages the electoral system to ensure elections are free, fair, transparent and peaceful. तो जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है वो एक पूरा ऐसे प्रोसेस होता है कि इलेक्शन कहाँ से स्टार्ट से लेके एंड तक, ए टू जेड पूरा का पूरा प्रोसेस, जैसे इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं और जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। सबसे पहले वोटर लिस्ट प्रिपेयर होती है कि वोट कौन कौन, मतलब वोटर लिस्ट इन द सेंस वोटर कौन कौन है, कौन कौन वोट दे रहे हैं। फिर कंट्री को डिवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग एरिया बनाते हैं कि ये इसकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये लोग खड़े हैं। अच्छा, फिर एक नॉमिनेशन की भैया कौन कौन नॉमिनेटेड है, मींस कौन कौन खड़े हैं, एज इन कि भैया हमें वोट दो, हम लोग तो कौन से रिप्रेजेंटेशन में हैं, मतलब कि लेट्स से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 लोग हैं, उससे 3 लोग हैं, तो वो कौन लोग हैं जो उधर से नॉमिनेशन फिल कर रहे हैं। कैंपेनिंग, वो लोग कैंपेन करें कि जी हमें वोट दो, हम ये देंगे, हमें वोट दो, एज इन कैंपेनिंग। वोटिंग, लोग जो वोट करेंगे उन लोगों को। देन काउंटिंग द वोट्स, जो वोट कर दिए हैं उन लोगों ने, उनकी काउंटिंग होगी। और फिर आपका जो रिजल्ट है कि भैया इसके ज्यादा वोट हैं, इसकी मेजोरिटी में वोट हैं, तो ये बनते हैं आपके नेक्स्ट जो भी, तो वो रिजल्ट डिक्लेयर करना। ये सारा कुछ जो होता है ये आपका इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर में आता है, पूरा प्रोसेस के अंदर में उसके आता है, ठीक है। और इंडिया में जो है इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया की, वो ये सब यानी कि ये इलेक्टोरल सिस्टम पूरा देखती है। और ये सुनिश्चित कराती है कि जो इलेक्शन है वो पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट हों, कोई भी पैसा 1 रुपए ना लगे, पूरे फेयर हों, सबको हक की बात हो, बराबरी की बात हो, ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी बीच में झोल ना हो। पूरे जैसे पन्नी होती है ना, एक प्लास्टिक की थैली जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, हमें आर पार दिख जाता है कि क्या चीज है उसके अंदर क्या नहीं, वैसे ये प्रोसेस है ना। और पीसफुली हो, कोई शांति हो, धक्कम धड़ल्ला ना हो, कोई ऐसा ऐसी चीजें ना हो, है ना। सो हाउ डज इंडिया इलेक्टोरल सिस्टम वर्क्स? तो इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम कैसे काम करता है? सो इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस्ड है, यानी कि हर एक every eligible citizen aged 18 years or above can vote in election. The country is divided into constituency and each constituency elect one representative. Elections are conducted by the Election Commission of India using electronic voting machines. The candidate who receives the highest number of votes wins the election under the first past the post system. This process ensures that people choose their representatives democratically. तो जो इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम होता है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस है, यानी कि जो भी 18 साल या उससे प्लस एज का है वो इलेक्शन में हिस्सेदारी दे सकता है। जो पूरी कंट्री होती है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक आधा रिप्रेजेंटेटिव होता है जो किसी को चुना जाता है, एक आधा नहीं मतलब एक ही, है ना। और इलेक्शन जो होते हैं वो ई इलेक्शन कमीशन करवाती है बाय ईवीएम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं उसको एज एन बता दिया जाता है एज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत। और जो पूरा प्रोसेस होता है ये लोगों की हेल्प करता है, उनको जो लीडर है उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको डेमोक्रेटिकली चूज करने के लिए, ठीक है। सो ये देख सकते हैं आप फिगर, एवरी वोट काउंट्स, योर वोट मैटर्स, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मतदान हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका वोटिंग हो रही है, अंकल जी भी जा रहे हैं यहाँ पे लाइन में लगने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वोटिंग हो रही है, यहाँ पे वो लग रहा है ना, यहाँ पे खड़े हैं सर। यहाँ पे देखो, व्हाई इज एवरीवन सो एक्साइटेड? इट इज द वोटिंग, यानी कि बच्चे ने, इसलिए इनको इतना नहीं पता, ये लोग कह रहे हैं कि इतने एक्साइटेड क्यों हैं, तो उसके अंदर मम्मी पापा देखो कह रहे हैं जस्ट वोटिंग इट इज द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो जनरल इलेक्शन यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसकी बहुत बड़ी लाइक सेलिब्रेशन होती है ना। जैसे हमारा बर्थडे आता है हर एक साल में, तो वैसे ही जो ये वोटिंग होती है वो ये बताता है कि भैया हमारी कुछ इसमें, हमारे इस देश में कोई बातचीत है, हमारा भी कोई इस देश की गवर्नमेंट में हक है, हम भी इसको चुन सकते हैं, तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? फर्स्ट इज फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी मतलब कोई भी जो एक राइट ग्रांट किया जाता है ना, वो यहाँ पर जो है राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द गवर्नमेंट। Another term that is used is suffrage, a synonym of
फ्रेंचाइजी, यानी कि जो फ्रेंचाइजी है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा राइट ग्रांट किया जाए, मतलब अलाउ कर दिया जाए, उसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। ठीक है। और जो एक और टर्म जैसे फ्रेंचाइजी की जगह हम यूज कर सकते हैं वो है सफरेज। सफरेज। ठीक है। So the constitution makers decide that the universal adult franchisee would be a feature of Indian democracy right from the outset. This means that every adult citizen gets one vote, and all votes have equal value. Hence, every Indian citizen aged 18 and above has the right to vote, irrespective of caste, creed, race, religion, gender, education, income, etc. The word universal connotes this, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की वो दी कि ये एक फीचर होना चाहिए इंडियन डेमोक्रेसी का, जो कि सबको देती है हक, हर एक एडल्ट सिटीजन को, जिसका एक वोट होगा और सभी वोट्स की इक्वल वैल्यू होगी। और ये यूनिवर्सल इसलिए कि यूनिवर्सल मतलब सारे जो भी हैं यूनिवर्सल, जैसे आपका एक यूनिवर्सल सेट भी होता है, आप जाके जाके पढ़ोगे, अभी तो नहीं आइडिया होगा आपको आई गेस, है ना, आगे जाके मेरे ख्याल से 9 10 11 12 में आपको अगर मैथ्स लोगे तो पता चलेगा। मे भी ऐसे भी यूनिवर्सल सेट मतलब कि जितनी भी चीजें जो यूनिवर्स होती हैं, और यूनिवर्स में ये नहीं देखता कोई कि कोई भैया ऐसा है कोई वैसा है, नहीं, यूनिवर्स में हर एक चीज आती है। तो वैसे ही इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पे जैसे कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, जेंडर, सब कुछ, उसके सब कुछ को छोड़े बिना, मतलब कोई भी ऐसे उसमें डिफरेंस नहीं होता, सबको मिलाकर, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट लोग जो होते हैं वो उनकी फ्रेंचाइज, यानी कि जो एक ऐसा राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट कर रखा है। India changed the minimum age for voting from 21 to 18 in 1988. Discuss whether this was a good move. तो मतलब कि जो ओहो, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसने जो क्या किया था, दे डिड वोट इन 1988, उन्होंने ना, जो ये वोटिंग राइट्स थे पहले 21 ईयर्स थे, ठीक है, फिर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उसको हटा के 18 कर दिया, मतलब 21 थे पहले मिनिमम वोटिंग एज, यानी कि जो लोग 21 थे एंड अबव वही वोट कर सकते थे, बट उन्होंने फिर 18 कर दिया, तो हमें बताना है कि गुड मूव थी कि नहीं। So yes, reducing the voting age from 21 to 18 was very good decision. At the age of 18, young people becomes adult and are capable of understanding national and social issues. They are directly affected by the government policies related to education, right? Employment, technology, and the environment, allowing them to vote increases their participation in democracy and encourages them to become responsible citizens, right? Young voters also bring fresh ideas and new perspective, making democracy stronger and more inclusive. ठीक है, तो यही मेरी बातचीत है कि भैया जो 21 से 18 कर दिया, यानी कि 21 से अगेन उन्होंने 18 एज कर दी, तो 18 इज वेरी गुड फॉर डिसीजन, क्योंकि जो 18 यानी कि यंग लोग होते हैं, जवान लोग होते हैं, और उनको नेशनल और सोशल इश्यूज समझने की समझदारी भी होती है, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी एम्प्लॉयमेंट से, काम से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे चीजें से अफेक्ट होते हैं, है ना, और उससे उनको वोट इंक्रीज होना, आपकी पार्टिसिपेशन में, है ना, उनका पार्टिसिपेशन भी होता है डेमोक्रेसी में, उनका वोट भी मिलता है उनको, तो उनको एनकरेज करता है, उनको बढ़ावा देता है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। और जो ये होते हैं, जो जवान बच्चे होते हैं, वो ऑब्वियसली, जैसे अगर जो आपके दादा होते हैं, दादा से थोड़े 10 कदम आगे बाप होता है, बाप से 10 कदम आगे बेटा होता है, तो मतलब वो फ्रेश आइडियाज लाते हैं, नए नए तरीके लाते हैं, नए परसेप्शन, नए परस्पेक्टिव, नए एस्पेक्ट्स लाते हैं आपकी चीजों में, और वो डेमोक्रेसी को और भी मजबूत बनाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। Universal franchisee is a cornerstone of Indian democracy. Election to the Lok Sabha, the legislative assembly of every state and union territory, and all local election in villages and cities are based on universal franchisee. Article 326 of the Constitution. Remember that no one can vote on another behalf. ठीक है, तो मतलब कि क्या बोला गया है कि जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी कॉर्नर स्टोन है इंडिया का। कॉर्नर स्टोन मतलब कि जैसे अगर हम एक वो बनाते हैं ना, कमरा, तो कॉर्नर स्टोन मतलब कि अगर हम एक कॉर्नर ना बनाए तो कमरा एक तरफ से तो मजबूत नहीं रहेगा। तो कॉर्नर स्टोन जैसे कि कमरा अगर एक कॉर्नर में ना बनाया जाए स्टोन, तो मजबूत नहीं रहता, वैसे यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी इंडियन डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन है ना। और जो हर एक इलेक्शन, जितने भी लोकसभा इलेक्शन हो गए, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो गए, चाहे वो स्टेट इलेक्शन है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन है ना, चाहे वो आपके कैसे भी इलेक्शन हो, चाहे आपके विलेजेस में इलेक्शन हो, चाहे सिटीज में इलेक्शन हो, सारा कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी से होता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में मेरे ख्याल मई में आई गेस, यस, मई में जैसे अभी बहुत उसमें इलेक्शन हुए थे, बंगाल के, असम के आई गेस,
बंगाल तमिलनाडु के तो मुझे याद है, पुडुचेरी के भी हुए थे, है ना, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी। तो इन सारे के आपके इलेक्शन हुए थे, और वो सारे आपके यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के थ्रू हुए थे, यानी कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बेस्ड ऑन हुए, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 है। ठीक है, और कोई भी बंदा किसी के लिए एज इन ऑन बिहाफ ऑफ दैट नहीं वोट कर सकता, कि अगर मैं बोल दूं कि मैं इसके बिहाफ में वोट करूँ, नो, no one can vote for anyone's behalf. Next is, can you calculate how long you have to wait before you can vote? मतलब हमें वोट करने से पहले कितनी देर रुकना पड़ेगा। सो ये आपकी एज में है, जैसे कि अगर आप 13 साल के हो गए तो आपको 5 और साल रुकना पड़ेगा, देन यू बिकम 18 साल के। जो 18 साल के हैं, उनको तो क्या ही वेट करना है, वो वोट कर सकते हैं जब इलेक्शन होंगे। बट जो 18 साल से नीचे हैं, वो उनको 18 साल का होना पड़ेगा, जिससे कि वो वोट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट, यू नीड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब कि आप वोट तो तभी दे सकते हो ना, जब आपको भी कोई बंदा माने। आप बात तो तभी कर सकते हो जब आपको कोई बोलने का मौका दे। तो वैसे ही आप तभी वोट कर सकते हो जब आपको कोई राइट दे। तो आपको रजिस्टर करवाना चाहिए अपने आप को एज अ वोटर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब अपने एरिया का, एज इन अपना वोटर का वो बताना चाहिए कि भैया आई एम द वोटर ऑफ दिस थिंग, दिस एरिया। ठीक है, तो दैट इज इट। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कोई भी एरिया जहाँ से आपके वोटर्स जो है इलेक्ट किए जाते हैं, जहाँ से वोटर्स जो है आपके एक रिप्रेजेंटेटिव को एक लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए इलेक्ट करते हैं, यानी कि जो वोटर, यानी कि जो वोट दे रहे हैं, वो ऐसे एक बंदे को या इसको इलेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस एरिया को। However, one is barred from voting if found guilty or committing certain serious crime। यानी कि कोई सीरियस क्राइम की वजह से या कोई ऐसा उन्होंने गलत काम कर रखा हो, तो उनको वोटिंग का कोई हक नहीं होता, उनको वोटिंग से हटा दिया जाता है, वो वोटिंग नहीं कर सकते, है ना। Do you remember India had a general election in the summer of 2024? यानी कि 2024 के समर में इलेक्शंस हुए थे, राइट। अब तो 2026 है, तो अभी भी हुए, तो जनरल मैंने याद वाले अभी बता दिए, है ना। मोर recent one, about 980 million voters were eligible to exercise their franchise for the 543 constituencies of the Lok Sabha। मतलब कि इतने लोगों ने इतने उसके लिए इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए लोकसभा में वोट किया। इंडिया हैज 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इतने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि 1.3 मिलियन ऑफ देम वुमेन, यानी कि 3.1 से 1.3 मिलियन आपके सिर्फ और सिर्फ वुमेन है इन मोर देन 25, सॉरी 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में इंडिया के, है ना। यानी कि 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में ही आपके 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एंड जितनी भी सारे हैं, ये डेमोक्रेटली इलेक्ट किए गए हैं, एज एन इलेक्शन जो इनका डेमोक्रेटली हुआ है फ्रॉम योर व्हाट सिस्टम, फ्रॉम यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी सिस्टम, है ना। We need an elaborate and well-organized system to manage this massive exercise and ensure that the elections take place fairly and freely. And in this chapter, we will briefly explore who can vote and a few of the types of election we have, the electoral system, and how it is organized. तो मतलब कि हम देखेंगे कि भैया कैसे कैसे आपके इलेक्शन होते हैं, किस तरह से आपके इलेक्शन होते हैं, और किस किस टाइप से आपके इलेक्शन होते हैं, और ये सारे जो एक्सेस होते हैं इलेक्शन वगैरह, ये कैसे कौन करवाता है, कैसे आपके इलेक्शन होते हैं, फेयरली होते हैं, फ्रीली होते हैं, ये सब सुनिश्चित कराना भी किसी का काम होता है। और सारे के सारे ढंग से हो, ऑर्गेनाइज वे में हो, एलेबरेट वे में हो, ये सारे कोई आपका काम जो होता है वो इलेक्टोरल सिस्टम होता है। और ये जो होता है ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो, इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ते हैं। ठीक है, सो आगे काम करते हैं। So before independence, only 13% of Indians were allowed to vote, and the franchisee was not universe। यानी कि पहले आपका इंडिपेंडेंस से पहले में ना क्या होता था कि आपको सिर्फ सिर्फ 30% इंडियन को ही हक दिया जाता था वोट करने का। और फ्रेंचाइजी जो थी यूनिवर्सल नहीं थी, मतलब सारे वोट नहीं थे। And we would delve more into in another part of the textbook। उसके लिए हम और दूसरे पार्ट टेक्स्ट बुक के और एक दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें आपका ऐसी ऐसी चीजें हैं। India was among the early nation to grant women the rights to vote ahead of many others around the world। यानी कि जो इंडिया था वो वन ऑफ द कंट्री था जो सबसे पहले, लाइक नॉट द अर्लीस्ट वन बट द वन ऑफ द अर्लीस्ट, सबसे स्टार्टिंग से में पहले में, जिसने वुमेन्स को राइट दिया था वोट करने का, यानी कि औरतों को राइट दिया था कि दे कैन ऑल्सो वोट। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट इन स्विट्जरलैंड ओनली इन 1871, सॉरी 1971, यानी कि 1971 में स्विट्जरलैंड को
स्विट्जरलैंड में राइट दिया गया औरतों को कि वो वोट कर सकती है, राइट। सो वुमेन fought long and hard in many countries to win this fundamental democratic right. In India, on the other hand, a progressive constitutional vision and deep democratic values rooted in India's ancient tradition ensured women had voting rights from the very beginning. यानी कि जब ये इंडिया में, जैसे स्विट्जरलैंड में अभी बता रहा है कि 1971 से उन्होंने लड़ाई करी औरतों ने कि हमें वोट देने दो, है ना, वैसे ही आपकी जो इंडियन में, जब इंडिया में ये पूरी डेमोक्रेसी का सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल विजन दिखाया गया और अच्छी वैल्यूज दिखाई गई कि भैया इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री को, ट्रेडिशंस को देखते हुए उन्होंने जो वोटिंग राइट्स है वुमेन्स को स्टार्टिंग से ही दे रखे थे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वुमेन्स सफरेज परेड, यानी कि यूएसए 1913 में, है ना। सो वो हो रही है मे बी फॉर अगेन वोटिंग राइट्स करें, यहाँ पे परेड हो रही है कि उनको भी, यानी कि वुमेन्स को भी वोट देने का हक मिले। ठीक है, आगे जो है इसका ये वाला पोर्शन हम कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर 1947 our literacy rate was about 14%, only about 8% among women. Some argue that the right to vote should be given only to literate people. Discuss in your groups why the constitution maker may have decided on universal franchise at the time of independence itself. यानी कि 1947 में जो हमारा लिटरेसी रेट था वो 14% ही था, यानी कि पढ़े लिखे लोग सिर्फ 14% थे। ओनली उसमें से सिर्फ 8% थी औरतें, है ना। ओनली अबाउट 8% अमंग वुमेन, औरतों में, पूरी औरत में सिर्फ 8% ही औरतें एजुकेटेड थी। तो इसलिए बहुत लोगों ने लड़ाई करी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट पीपल है, उन्हीं को वोट करने का हकदार मिले। तो हम देखते हैं कि भैया ऐसा क्या हुआ, डिसाइड हुआ। सो पहला तो है, हमने एक मिस कर दिया शायद क्वेश्चन। हाँ ये रहा, पहले 13% को ही वो दिया था। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी तो ज्यादा बेहतर थी, इसलिए उसने हर एक एडल्ट सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी वोट करने की। जैसे कि या तो आपका जैसे इंडिपेंडेंस के दौरान में सिर्फ वेल्दी लोगों को, एजुकेटेड लोगों को हक दिया, वैसा नहीं था। तो वही यहाँ पे लिखा दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज मच बेटर बिकॉज इट गिव्स एवरी एडल्ट सिटीजन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वोट, unlike before independence when only a small number of wealthy, educated or privileged people could vote. And it ensures equality, prevents discrimination, and allows every section of society to participate in government. This makes the democracy more representative, fair and inclusive, है ना। सो अब हम बात करते हैं कि वुमेन्स को इंडिया में एज एन स्टार्टिंग से ही हक क्यों दिया गया था। ठीक है, सो जो वुमेन्स थी उनको ये हक स्टार्टिंग से इसलिए दिया गया था क्योंकि पूरी इक्वालिटी बना दी गई थी मेन एंड वुमेन के बीच में। और जो वुमेन है उनको ये दिया गया था कि वो इक्वली पार्टिसिपेट करे कोई पॉलिटिकल डिसीजंस में, और उनकी भी पूरी इक्वल वॉइस होनी चाहिए एज एन द रिप्रेजेंटेटिव जब वो चूज कर रही हैं। तो वही यहाँ पे है कि granting women the right to vote from the very beginning was an important step because it established equality between men and women, and it ensured that women could participate in political decisions making and have an equal voice in choosing their representatives. This strengthened democracy and reflected the progressive vision of the makers of the Indian Constitution. ठीक है, why did the constitution maker decide to give universal adult franchising from the time of independence, इवन दो लिटरेसी वॉज लो, यानी कि लिटरेसी इतनी लो थी तब भी इतना वो हक क्यों दिया गया आपने यूनिवर्सल उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना क्यों दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बिलीव करता था कि डेमोक्रेसी है वो इक्वालिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई अमीर है या कोई पढ़ा लिखा है, हर एक सिटीजन पे ट्रस्ट करना चाहिए, सबका होप होती है, सबको होप लेनी चाहिए। और हर एक, चाहे कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं, लेकिन उनकी इतनी तो एबिलिटी होती है कि उनकी क्या जरूरतें हैं उस हिसाब से वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, अपने एक पॉलिटिक्स में एक बंदे को चूज कर सके। और जो, अगर हम लिटरेसी में, यानी कि पढ़ाई लिखाई के उसमें दर्जे में, हम बेस्ड ऑन दैट अगर हम वोटिंग का किसी को हकदार ना दें तो हमने बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड कर दिया चाहिए था कि मतलब वोट को, वोटिंग का हकदार हक ही ना मिले। और फिर एक इनइक्वालिटी फील हो जाती कि भैया इक्वल लोग जो है, इनइक्वालिटी क्यों, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को हम हक दे रहे हैं और अनपढ़ों को नहीं। तो वही है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, that the constitution makers believe that the democracy should be based on the equality, not education or wealth, and they trusted that every citizen, whether literate or not, had the ability to understand their own needs and choose suitable representatives. Denying voting rights based on literacy would have excluded millions of people and created inequality. Therefore, universal adult franchise was adopted to ensure justice, equality and participation for all citizens. यानी कि हर एक लोग, हर एक citizen participate करे। ठीक है, so
दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इसके बाद का टॉपिक यानी कि ये वाला जो है, ये हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, एपिसोड 1 में इतना ही। और थोड़ा मे बी हो गया होगा, 20 प्लस ही मिनट्स हो गए होंगे, बट नो प्रॉब्लम। तो एपिसोड 1 के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा आपको अगली बारी जब आपकी क्लास होगी। सो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड बने रहिएगा। आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, एंड we'll try to complete the other portion in the next one. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू ऑल।